हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडिएशन। और रेडिएशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो इसमें मैं स्टार्टिंग में लिया है मैंने डेविड जे ग्रिफिथ से शॉर्ट प्रॉब्लम में, और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इसके डाटा भी चेंज नहीं होते। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है, ये दिखा रखा है। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसका सेंटर है, और कहता है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। करंट को डिफाइन किया गया है। करंट की दो वैल्यू है, या तो करंट जीरो रहती है जब टाइम की वैल्यू नेगेटिव है या टाइम जीरो है, और करंट आई नॉट फ्लो होने लगती है जैसे टाइम पॉजिटिव होता है। उसके बाद पूछा है कि कोई पॉइंट पी है, उसके ऊपर हमें ए निकालना है। ए का मतलब वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ई निकालना है और बी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पी के ऊपर, जो कि यहाँ के सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर है। इसका एक छोटा सा सेगमेंट जिसकी लेंथ डी जेड है वो ले रखा है, और उससे पॉइंट पी के ऊपर डिस्टेंस को आर डैश ले लिया गया है। ये यहाँ से लेके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जेड ली गई है, और सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस आर ली हुई है। तो हम इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वेक्टर पोटेंशियल ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये जो हमारा एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रल आई डी एल अपॉन आर होता है। इन जनरल जो फॉर्मूला होता है ये होता है वेक्टर पोटेंशियल ए का फॉर्मूला, ए बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। डी एल ये छोटा सा सेगमेंट है जो यहाँ पे डी जेड से दिखाया गया है। आई ये करंट है जो इसमें फ्लो कर रही है, जो डिफाइन है यहाँ पे। म्यू नॉट यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और आर ये डिस्टेंस है जो इस पॉइंट से लेके और यहाँ तक की जो वैल्यू है वो ली गई है। यहाँ पे इसको यहाँ जो हमारा छोटा सा सेगमेंट है अगर वो यहाँ से लिया गया है तो इसको आर डैश से दिखा देंगे। यहाँ पे आर की जगह पे क्या दिखा दें, आर डैश ले लें, क्योंकि ये यहाँ से जो डीएल सेगमेंट है वहां से जिस पॉइंट के ऊपर पॉइंट पी पे हम वेक्टर पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं वहां तक की डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली गई है, आर डैश। तो इसे आर डैश से नोट कर दें। यहाँ जब हमारी करंट फ्लो करेगी तो और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे उनका समय सेम नहीं होगा। अगर वो टाइम टी के ऊपर यहाँ पे हमें पता चल रहा है ई और बी की वैल्यू, तो जनरेशन जो हुआ है अगर डिस्टेंस जैसा हम ऐसा ले सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे टी पे पता चल रहा है टाइम टी के ऊपर ई और बी की वैल्यू, तो वो जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ई और बी पैदा हुए हैं, वो जो पैदा हुआ होगा वो टी माइनस आर बाई सी पे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को जाने में कितनी समय लगेगा, आर बाई सी। तो टी माइनस आर बाई सी में जब आर बाई सी ऐड करेंगे तो टाइम टी होगा। तो टाइम टी पर अगर यहाँ एवोल्यूशन हो रहा है ई और बी का, तो जिसके कारण ई और बी जनरेट हो रहे हैं वो फंक्शन टी माइनस आर बाई सी का होगा। इसको कहते हैं रिटार्डेड टाइम। तो इस टाइम के मुकाबले ये जो टाइम है वो कहलाता है रिटार्डेड टाइम। इस टाइम के मुकाबले ये जो टाइम है वो कहलाता है एडवांस टाइम। तो दोनों चीजों को समझें, सब कुछ रिलेटिव चल रहा है। रिलेटिव में क्या होगा कि अगर यहाँ पे टाइम टी पे हमें चीजें पता चल रही हैं, तो जिसके कारण ई और बी पैदा हुए हैं वो टी का नाम होगा, फंक्शन किसका होगा, टी माइनस आर बाई सी का। उसको कहते हैं टी आर, रिटार्डेड टाइम। टी आर इजकल टू टी माइनस आर बाई सी। और अगर यहां से देखने का प्रयास करें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से ट्रेवल नहीं चल सकता। तो अगर यहाँ पर टी आर की वैल्यू को देखें हम, तो टी आर की वैल्यू सदा पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव जब होगी जब टी जो हमारा आर बाई सी के मुकाबले टी हमारा ज्यादा हो, आर बाई सी हमारा कम हो। ये भी ध्यान रखें। तो इसके अंदर एक चीज और भी हमें पता चलेगी कि इस टी आर को मैं इस तरीका से भी लिख सकता हूं, सी टी माइनस आर अपॉन सी, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसे। और अगर हमारा टी आर जीरो है, रिटार्डेड टाइम, तो टाइम टी जो होगा वो आर बाई सी होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर हमारा यहाँ पे टाइम, अगर हमारा ऑब्जर्वेशन यहाँ जीरो टाइम पे है, तो इवेंट हमें आर बाई सी टाइम पे पता चलेगी, अगर इस सी सिग्नल से वेव से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे टाइम बढ़ता रहेगा तो आर बाई सी में उतना ही टाइम ऐड होता रहेगा।
तो ये चीज़ें जो हमें पता रहनी चाहिए, एडवांस टाइम, रिटार्डेड टाइम, इनके मीनिंग, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस सब हमें आइडिया होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर टेस। तो इस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इजकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई को डिफाइन किया हुआ है आई नॉट, तो यहाँ आई नॉट ले लें, और यहाँ पे जो वैल्यू है डी एल की जगह पे छोटा सा सेगमेंट जो ले रखा है लेंथ डी एल का, वो ले रखा है यहाँ डी जेड, तो डी जेड ले लें डी एल की जगह। और आर डैश देखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये यहाँ से इस पॉइंट से डी जेड से पॉइंट पी की डिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश का स्क्वायर हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसकी हेल्प से लिख सकते हैं ऐसा? पाइथागोरस। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आर डैश का स्क्वायर हमारा कितना बन रहा है? आर डैश स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर डैश की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जेड की हमें लिमिट चाहिए, तो जेड की लिमिट हम कैसे निकालें ये भी देखें कि अगर हमारा यहाँ से लेके और यहाँ तक सिग्नल जो वैल्यू ले रहा है वो सी वेलोसिटी से यहाँ तक प्रोपोगेट होता है कोई भी सिग्नल हमारा, और टी समय ले रहा है, तो यहाँ पे जो आर डैश की वैल्यू है वो सी टी हो जाएगी। तो इस डायग्राम से हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सी टी का स्क्वायर इजकल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम टेकन जो है वो टी है, सी वेलोसिटी से प्रोपोगेट हो रहा है सिग्नल, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? सी इंटू टी। तो सी इंटू टी का स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, अगर इस ट्रायंगल को देखें हम तो इसका स्क्वायर इजकल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सी टी का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? सी स्क्वायर टी स्क्वायर या सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक वैल्यू तो ये हो जाएगी, और एक जेड की वैल्यू हो जाएगी माइनस अंडर रूट सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड के दो जेड स्क्वायर है क्योंकि, फिर इसका स्क्वायर रूट लोगे तो जेड की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? माइनस अंडर रूट सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी है? सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू इस पर पुट कर दे। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर हम इन लिमिटों को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिमिट को, इसको यहाँ 0 रख दें, इसको ट्वाइस में ले जाएं। तो ये हमारी वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी है, उससे हम इसे ले सकते हैं, इसको इंटू 2 कर दें और यहाँ पे 0 ले लें। तो ये विद द हेल्प ऑफ द जो हमारा इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी है उससे ले लिया मैंने, इस तरीका से इसे ले लें। ये 2 से ये, और इसकी दिशा क्या होगी? दिशा इधर की तरफ होगी, जो डी जेड की दिशा है वही इसकी दिशा होगी जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो ये के कैप की डायरेक्शन है, इधर जो ले रखा है हमने के कैप ले रखा है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई, और ये आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन कर दें, डी जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? लॉग जेड प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक ले जाएं? 0 से लेके अंडर रूट सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमने लिमिट किसकी ले रखी है? जेड की। तो जेड की लिमिट अब यहां पर पुट कर दें, तो ये वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई लॉग, जेड की जगह पे ये रखें तो ये आ जाएगा हमारा अंडर रूट सी टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से सी टी आ जाएगा हमारा सिंपल, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, तो वो हमारा माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से? सी टी, और फिर लोअर लिमिट रखोगे माइनस लॉग आर रह जाएगा, उसे डिवीजन में ले जाओ,
और ये के कैप। तो ये देखो ये वैल्यू मैच किया नहीं कि मैंने आंसर लिखा हुआ है, इसका क्या आना था, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई लॉग सी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर के कैप। तो ई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ए हमारा ए क्या कहलाएगा, ये वेक्टर पोटेंशियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल ए। अब निकालेंगे ई और बी, हमें निकालना है, हमारा पर्पज क्या है, ई और बी कैलकुलेट करना। तो ई का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा ई होता है ई इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। और बच्चों यहां ध्यान से देखो, जो डायरेक्शंस एक ही होगी वो ही हमारी डेल ए अपॉन डेल टी की डायरेक्शन होगी। तो ये हमारा किस दिशा में जाएगा, के कैप में। कई बार तो डायरेक्शन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो के कैप में जाएगा ये। अब ग्रेडियंट वी देखें, वी हमारा यहाँ क्या होगा, ये बेसिकली जो वायर है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, तो इसमें ओवरऑल जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रल चार्ज है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो वी हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, ई इक्वल टू माइनस डेल ए अपॉन डेल टी के कैप। तो यहां पर वैल्यू रख दें माइनस डेल ओवर डेल टी, और ए की वैल्यू ये पुट कर दें रिजल्ट में, क्या है, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई लॉग सी टी प्लस सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसे बाहर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर आ गया। फिर बच्चों क्या करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, लॉग वाले का कर दो, 1 अपॉन सी टी प्लस सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो इसका हो गया, माइनस लॉग आर वाले का तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका टी के रेस्पेक्ट करोगे इस टर्म का, तो कितना आ जाएगा, सी नहीं, ये तो जब इसको लेके चलोगे ना तो लॉग दिस माइनस लॉग आर करोगे, और लॉग आर जो फंक्शन है ही नहीं टी का, तो 0 नहीं हो जाएगा। तो सी, और यहां से कितना आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन डी ओवर डी टी, किसका, सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस पूरे की पावर हाफ का। अब इसका नहीं करोगे, अब इसका कर लिया पहले, तो सी आ गया प्लस, अब देखो इसका क्या आ रहा है, 1/2 सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी पावर माइनस हाफ, और अब करोगे सी टी का स्क्वायर का 2c स्क्वायर टी, तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इसमें ऐड कर दो ये टर्म, प्लस कितनी, c स्क्वायर टी, हाँ जी, लॉग का लॉग इस टर्म का तो 1 में चला गया ना ऑलरेडी, तो c स्क्वायर टी, अब ये और टर्म रह गई अपॉन सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इस पूरे की रूट। क्यों जी, कुछ और आ रहा है या? अब इसको देखो, सॉल्व करो, बढ़ाओ इसको, यहां तक लाओ रिजल्ट को, बढ़े आगे। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, कैलकुलेशन देखो इसकी पूरी। देखो जो ये टर्म है माइनस म्यू नॉट आई नॉट सी बाई 2 पाई, वो यहां से निकाल लो पहले। ई बराबर
माइनस म्यू नॉट आई नॉट सी अपॉन 2 पाई। जब सी कॉमन निकाल दिया तो यहां से 1 बचा, प्लस यहां से देखें सी टी बचा अपॉन सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहां क्या बच रहा है बच्चों, सी टी प्लस सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो यही तो बचा। तो क्या कर दो, इसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आ तो गया रिजल्ट। ई बराबर माइनस म्यू नॉट आई नॉट सी अपॉन 2 पाई। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो वो बन जाएगा हमारा सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस सी टी, क्यों जी, अपॉन ये आ गया, फिर डिवीजन में ये टर्म और आ जाएगी नीचे, सी टी प्लस सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और एक टर्म ये आ गई 1 अपॉन सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये देखो कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो आ गया रिजल्ट। और दिशा इसकी के कैप चली रही है, यहीं पे बता दी गई थी डायरेक्शन के कैप। ई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, E इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट सी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन अंडर रूट सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के कैप। ये आ गया ई, यही तो निकालना था। देखो दो रिजल्ट मैच कर गए हमारे, ए का भी कर गया, ये वेक्टर पोटेंशियल है। तो ए की वैल्यू देखो पहले, ये देखो मैच करा के, ये रिजल्ट मैंने यहां लिखा है म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई लॉग सी टी प्लस अंडर रूट सी टी का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर। देखो सेम है ये, और ए भी अब हमारा निकल गया और ई भी निकल गया। बी और निकालो, बी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बी का फॉर्मूला यूज कर लो। इसमें कोई बता देगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, जो बी के चारों बी जो जनरेट होगा करंट के कारण, वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, सिलेंडर इसलिए यूज करेंगे। तो बी की वैल्यू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कितनी होती है, बी होता है हमारा माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल आर, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फाई कैफ डायरेक्शन के लिए। तो क्या कर दें, आर के रेस्पेक्ट केवल डिफरेंशिएशन करना है ए का माइनस चिन्ह के साथ, तो इसका नहीं कर सकते आर के रेस्पेक्ट। देखें, इसे सिद्ध करें और ये वैल्यू को दिखाएं। ये वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर सी टी फाई कैफ अपॉन अंडर रूट सी टी का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना। और ये डायरेक्शन के लिए फाई कैफ ये पहले ही बता दिया गया है, ये आएगा। क्या करें हम, ए हमें दे रखा है, ये फंक्शन है जेड का, क्योंकि के कैप डायरेक्शन में जा रहा है, उसका माइनस डेल अपॉन डेल आर कर दें। तो ये हमने ए कैलकुलेट किया हुआ है, दिस वन। तो इसका आर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कैसे लेके चलोगे? अब क्या इसको इग्नोर मत करना, लॉग सी टी प्लस अंडर रूट सी टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस लॉग आर के कैप, ऐसा ले लेना। लॉग आर का डिफरेंशिएशन तो माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा, माइनस चिन्ह भी है ना यहाँ, और इस वाली टर्म का कर लेना, पहले लॉग की टर्म का करना और फिर आर के रेस्पेक्ट कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि कैलकुलेशन आप कर पाओगे, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत है नहीं। एक चीज़ जो मुझे इसमें डिस्कस करनी है वो भी बता दूं कि इस फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में ये भी लिख सकता हूं, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर 1 अपॉन सी टी का स्क्वायर से पूरी टर्म को डिवाइड कर दो, सी टी अंडर रूट सी स्क्वायर टी स्क्वायर से। तो अगर अंडर रूट सी स्क्वायर टी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हम सी टी से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दें, या हम ये कहें
कि सी स्क्वायर टी स्क्वायर को रूट में लेकर नीचे डिवाइड में ले जाओ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी टी का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा ये। और टी की वैल्यू को अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ, ये फाई कैप इसकी डायरेक्शन आएगी, तो अगर टी हमारा इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाए, टाइम हमारा बहुत ज्यादा हो, स्टैटिक टाइम हम इसे कहेंगे, जब टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बी की वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच करेगी, बी विल अप्रोच टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर। यही तो होता है फॉर्मूला, कि अगर हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट की तरफ को अप्रोच करे, तो ये देखें जब टाइम है इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगी, और 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर, और ये किस में पहुंच गए, इनफाइनाइट लॉग वायर के कारण सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वहां पहुंच गए। यही आना भी चाहिए था। तो ये हमारा जो बी और ई हमने कैलकुलेट किए, इनका ये स्पेशल केस है। और यहां ई देखें, ई भी देखें, ई 0 की तरफ टेंड करेगा। जब हमारा यहाँ टी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो दिस अपॉन इन्फिनिटी बराबर 0। तो जब टी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है, तो ई तो हमारा जाता है 0 की तरफ अप्रोच, और बी हमारा अप्रोच करता है म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर। ये भी हमारे दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएशन का ये पहला ही जो क्वेश्चन था, काफी महत्वपूर्ण है, काफी पूछा जाता है, काफी कैलकुलेटेड है। और सदा जब भी आप कॉम्पिटिशन्स का पेपर देने चलें, गेट नेट बार जस्ट डिफर जैम जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये ए का एक्सप्रेशंस, ई का एक्सप्रेशंस और बी का एक्सप्रेशंस निकालना तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने डिस्कस कर दिया पूरा कैलकुलेटेड, लेकिन हमें इनके रिजल्ट भी याद रहने चाहिए। और सदा याद रखें कि जब भी आंसर मार्क करें, किसी भी आंसर को मार्क करते समय डायरेक्शन पर ध्यान रखें कि ए की और ई की दिशा सेम होगी, और बी सदा फाई में जाएगा। दोनों तीनों चीजें ये दिमाग में रखें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आंसर मार्क करते समय याद रखें कि जब टी इन्फिनिटी की तरफ को अप्रोच करे, तो ई 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए तुम्हारे आंसर मार्क में, और बी की वैल्यू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई आर होनी चाहिए। तो उससे हमारा आंसर कई बार आसानी से हम सर्च भी कर पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है रिजल्ट, ये सारा ही इम्पोर्टेंट था पूरा डिस्कशन। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।